गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और आज हम 1 से 10 अक्टूबर के बीच जितने भी इवेंट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके बारे में हम MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में चर्चा करने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आप इस टॉपिक से भी अंदाजा लगा सकते हो जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे एशियन गेम्स है, नोबेल है, ऑपरेशन अजय, 37वें नंबर का जो नेशनल गेम्स होने वाला है कहाँ होगा, और हाल ही में रिलीज हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ईरानी कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये एक जो विशेष है R21 बोलो या मैट्रिक्स एम बोलो, R21 या मैट्रिक्स एम, और तत्पश्चात देखेंगे सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक देखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैं जो अभी हाल ही में चुनाव आयोग जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में जो चुनावों की घोषणा की गई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और छत्तीसगढ़ क्यों विशेष हो जाता है, जैसे कि 5 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य होने वाला है जहां 2 फेज में चुनाव होने वाला है। उस 20 जो विधानसभा सीट है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। चूंकि वीडियो के साथ बने रहिए, देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, MCQ फॉर्मेट में होगा ये, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत का मेडल टैली में कौन सा रैंक रहा, ये पूछना चाह रहे हैं। याद रखना थोड़ा सा बेसिक चीजें, यदि मैं मेडल टैली के बारे में चर्चा करूं तो याद रखिएगा मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पे रहा। किसके बाद? पहले नंबर पे चाइना, उसके बाद रहा जापान, और थर्ड नंबर पे रहा साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पे रहा भारत। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या रहा? भारत। एशियन गेम्स 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा रैंक रहा, देख सकते हो। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पे इंडिया। एक दो चीजें और याद रखना, जैसे कि ये कौन से नंबर का एशियन गेम्स था, तो याद रखिएगा ये था 19वें नंबर का। कौन से नंबर का? 19वें नंबर का। कहां हुआ था? हांगझू, चाइना। ठीक है, कब से कब तक हुआ था ये भी याद रखिएगा। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य, 8 अक्टूबर। ओके, कौन से नंबर का? 19वें। कहां हुआ था? हांगझू, चाइना। कब से कब तक हुआ? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, यदि बोले नेक्स्ट नंबर का, अर्थात कौन से नंबर का? 20वें नंबर का बोले एशियन गेम्स कब होगा और कहां होगा, तो याद आपको रखना है वर्ष 2026 में, और ये 20वें नंबर का होगा, और ये होगा नागोया जो एक सिटी है, और ये आपको मिलेगा कहां? जापान में। ठीक है, देखिए हमने एक क्वेश्चन के आंसर तो जाना, लेकिन उसके बैकग्राउंड को भी देखे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, ऐसे पढ़िएगा। चलिए इसका मैं आंसर लगा देता हूं। एशियन गेम्स में भारत का पदक तालिका में 4th, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे जापान, और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जॉन फॉसे, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? यह बोलना चाह रहा है कि 2023 का जो लिटरेचर जो फील्ड है, नोबेल का 6 क्षेत्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। 6 क्षेत्र में एक क्षेत्र है साहित्य। वो साहित्य का जो नोबेल मिला है, किसको मिला है? जॉन फॉसे को। देख सकते हो, जॉन फॉसे को। या जॉन फॉसे कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जॉन फॉसे हैं नॉर्वे से। कहां से? नॉर्वे से। और इन्हें मिला है 2023 का नोबेल का साहित्य पुरस्कार। याद रखिएगा, ठीक है। कहां से हैं? जॉन फॉसे नॉर्वे से हैं, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगेन नॉर्वे की बात आई है, नॉर्वे की याद रखना राजधानी ओस्लो है।
और एक और चीज याद रखना, जैसे हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी डिस्कशन किए हैं कि जो 6 क्षेत्र होते हैं, 6 क्षेत्र में जो शांति का नोबेल है, शांति का नोबेल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ओस्लो। बाकी जो 5 क्षेत्र बच गए हैं, जैसे आप देख सकते हो अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी, रसायन और मेडिसिन का जो नोबेल आपको मिलेगा उसको प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा आपको स्टॉकहोम, जो कि राजधानी है स्वीडन की। ओके, क्लियर है। यदि मैं बोलूं ईरान, तो ईरान में याद रखिएगा ईरान की एक महत्वपूर्ण महिला है, देखिएगा ईरान की महत्वपूर्ण महिला का नाम है नरगिस मोहम्मदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मदी। इनको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, याद रखिएगा प्राइज होगा, प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। याद है। यदि बात आई है अमेरिका की, तो याद रखना अमेरिका के बहुत लोगों को मिला है, लेकिन यदि मैं सिंगल नाम का चर्चा करूं तो अमेरिका की एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है, नाम है क्लाउडिया गोल्डिन करके नाम है, और इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। हमने देखा जॉन फॉसे कहां से आते हैं? नॉर्वे से, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल का साहित्य के क्षेत्र पे पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, यदि मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊं तो वर्ष 1913 की बात है, वर्ष 1913 की बात है, और 1913 हमारे लिए खास है क्योंकि 1913 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम जो नोबेल मिला है उसका भी क्षेत्र क्या था जी? साहित्य। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने देख लिया एशियन गेम्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा रहा। अगेन दूसरे क्वेश्चन में देखें, जॉन फॉसे जिन्हें साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है, कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो नॉर्वे। और इसके बाद हमने थोड़ा सा अबाउट देखा भारत के परिप्रेक्ष्य में साहित्य का नोबेल क्यों इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देख सकते हो, निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, चूंकि कुछ दिनों से जब हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, तो काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जहां एक तरफ महिलाएं और जो मासूम लोग हैं उनकी जान चली जा रही है, युद्ध हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में आते हैं, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो याद रखना भारत सरकार के द्वारा जो इजराइल में फंसे भारतीय हैं उन्हें निकालने के लिए नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत जितने भी भारतीय जो इजराइल में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन अजय की बात हुई है। आप कुछ और ऑपरेशन को याद रखना, ऑपरेशन अजय इसका सही आंसर होगा। 2-3 ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऑपरेशन कावेरी, ओके, ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद यदि बात करें ऑपरेशन गंगा, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, और उसके बाद है ऑपरेशन तो नहीं होगा,
ऑपरेशन दोस्त, ये 4 ऑपरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन सब के अलावा ऑपरेशन अजय किसके लिए? जो इजराइल में फंसे भारतीय हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। यदि मैं बात करूं ऑपरेशन कावेरी की, तो याद रखना सूडान में जो गृह युद्ध हो जा रहा था उसमें जो भारतीय फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा, रूस और यूक्रेन वार, आप सबको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन वार, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति रिलेटेड है। ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में आ गया था तालिबान, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए जब हमने कोई मिशन या ऑपरेशन चलाया, उसको नाम दिए हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। कहां से रिलेटेड हो जाएगा? अफगानिस्तान। और यदि मैं बात करूं ऑपरेशन दोस्त, तो ये याद रखना भारतीयों को तो नहीं निकाला गया है। आप कुछ यदि न्यूज से बने हुए होंगे तो ये न्यूज आपको याद होना चाहिए। जब तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आ गया था तो वहां राहत पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में भूकंप से रिलेटेड है, तुर्की में मदद, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन अजय, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 37th, देखिए ये क्या पूछना चाह रहे हैं। जो 37वें नंबर का एशियन गेम्स होगा उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, ठीक है। ये हाल का ही न्यूज है, बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मैं इसका आंसर बताऊं तो ये आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में प्रमोद सावंत जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो डेट है कब से कब तक होगी, ठीक है, और कितने गेम शामिल होंगे। याद रखना गोवा में 37वें नंबर का नेशनल गेम होगा। दूसरी बात करूं, इसमें कुल खेल शामिल होने वाले हैं। कुल खेल शामिल होंगे कितने? 43। वही बात करूं कब से कब तक यह आयोजन होगा, कब से? याद रखना यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें नंबर का एशियन गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? गोवा, ठीक है। थोड़ा सा यदि मैं बात करूं 37वें नंबर के अलावा 36 नंबर का, तो याद रखना यह हुआ था 2022 में और यह हुआ था कहां? गुजरात में, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है गोवा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें क्रिटिसाइज भी हो रही है, ठीक है। एक इंडेक्स आया है, सारे पहलुओं मतलब सारे बेंचमार्क हम जानने वाले हैं, सारे दृष्टिकोण को। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है और यह है 2023 का। इसमें पूछा जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा। याद रखिएगा थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, इस बार भारत और पीछे आ गया है, चूंकि यदि मैं बात करूं 2021, 2022 और 2023 की, 2021 में हमारा रैंक था 101, 2022 में हमारा रैंक था 107 और यह फिर से आगे बढ़ गया है और यह हो गया है 111। कहने का मतलब यह है वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा रहा, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना? 111, ठीक है। ये चीजें हुई इस आंसर को लेके। अब समझिएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। पहला चीज तो ये कि यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कौन सी संस्था है जो हर बार
प्रकाशित करती है। याद रखना यह संस्था का नाम है, संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं मतलब एंड वेल्थ हंगर हेल्प। ये संस्था है जिसके द्वारा प्रति वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। यह जर्मन बेस एक एनजीओ है, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी की एक संस्था है जो प्रति वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा याद रखना, यदि मैं बात करूं, ये तो भारत हो गया, इसमें सबसे कंसर्न वाली वही चीज है कि बार बार जो विपक्ष के नेता हैं ये बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से भी पीछे है। तो याद रखना, यदि मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इसमें है 102 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 102। 2023 की बात करूं, बांग्लादेश है 81। वही नेपाल है 68 नंबर पे। और इसके बाद बात करूं तो याद रखना श्रीलंका है 60 नंबर पे, ठीक है। और हमारा भारत रैंक में 111 कितने कंट्री में? 125 कंट्री में हमारा भारत है कौन से रैंक में? 111। समझ पा रहे हो जी? मतलब बहुत कंसर्न वाली बात है। अब चुनौती आती है क्या, थोड़ा सा समझना। मैं सबसे पहले बेंचमार्क बता देता हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्यों पीछे है, ठीक है। बेंचमार्क समझना पड़ेगा, सॉरी पैरामीटर बोल सकते हो। पैरामीटर मतलब किस आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मापन होता है, ठीक है। मेजरमेंट करना है तो किस आधार पे होता है, अच्छे से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। यदि मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, याद रखिएगा इसके 4 महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। पहला याद रखना अंडर नरिशमेंट, ठीक है, एक। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। अंडर नरिशमेंट दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तीसरा है चाइल्ड वास्टिंग, बता रहा हूं ये सब क्या है ना। चौथा है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, समझिएगा। इसको बोल सकते हो, अंडर नरिशमेंट को बोल सकते हो कुपोषण। चाइल्ड मोर्टेलिटी को बोलते हैं बाल मृत्यु दर, बोलो यार, शिशु मृत्यु दर। चाइल्ड वास्टिंग का मतलब होता है, याद रखिएगा, डब्ल्यू से याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वास्टिंग और यहां पे स्टंटिंग। इसका मतलब होता है उम्र के हिसाब से क्या, डब्ल्यू मतलब वेट कम होना, समझ पा रहे हो। जैसे बॉडी मास इंडेक्स में बोलते हैं ना, इसका बॉडी मास इंडेक्स सही है तो ये कुपोषित नहीं है, समझ पा रहे हो। कहने का मतलब ये है चाइल्ड वास्टिंग में क्या होगा, उम्र के हिसाब से बच्चा जो है, शिशु का क्या होगा, उम्र के हिसाब से वेट मतलब वजन कम होगा, वजन कम। जिस मापन में होना चाहिए उस मापन में, स्टैंडर्ड में होना चाहिए, उसमें नहीं होगा। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, अगेन उम्र के हिसाब से
उम्र के हिसाब से क्या नहीं होगा, स्टंटिंग, हाइट नहीं होगा, मतलब हाइट को क्या बोल सकते हो, उसकी ऊंचाई कम होना। ठीक है, ये सारे बेंचमार्क हैं जिसमें भारत पीछे, यदि मैं बोलूं कितना प्रतिशत लोग अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग के पीड़ित हैं, तो याद रखना अंडर नरिशमेंट में है टोटल 17% लोग भारत के शिकार। ठीक है जी, मतलब कुपोषित हैं। कौन बोल रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत के 17% लोग कुपोषित हैं। दूसरा, शिशु मृत्यु दर कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, जन्म से लेकर किसी शिशु की मृत्यु 5 वर्ष के भीतर हो जाता है। और इस आंकड़े को कैसे मेजर करेंगे, प्रति 1000 में जन्म से लेकर वह शिशु जिसकी मृत्यु 5 वर्ष के भीतर हो जाता है वो कहलाता है शिशु मृत्यु दर। यह कितना है, 3%, मतलब 3% की मृत्यु हो जाती है। चाइल्ड वास्टिंग में याद रखना यह है लगभग 18%, मतलब उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है। और चाइल्ड स्टंटिंग में है हमारा लगभग 35% लोग चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार हैं। आप बार रिपीट कर रहा हूं, अंडर नरिशमेंट में भारतीयों में जो है कितना प्रतिशत है, 17%, शिशु मृत्यु दर 3%, चाइल्ड वास्टिंग कितना है 18% और चाइल्ड स्टंटिंग कितना है 35%। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चुनौती आती है कि भारत असल में सही में भूखमरी का शिकार है क्या, ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि ये यह नहीं बोल रहे कि लोगों को खाना नहीं मिलता है, खाना तो मिलता है लेकिन उस आधार पे नहीं मिलता जिस आधार पे उन्हें चाहिए, जिस कैलोरी पे उन्हें चाहिए, जिस बोल सकते विटामिन के आधार पे चाहिए, इस आधार पे उनको नहीं मिलता। कहीं ना कहीं यही कारण है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पीछे है, क्योंकि हमारे पास तो इतना सफिशिएंट मात्रा में गेनरिस है, खाद्यान्न है, हम तो चला रहे हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम चला रहे हैं, वैसा ही वन नेशन वन राशन करके चला रहे हैं। तो ये सब में तो कहीं ना कहीं लोगों तक तो खाना पहुंच रहे हैं, लेकिन वैसे खाना नहीं पहुंच रहा है जिससे ये जो परेशानी है, कुपोषण है, शिशु मृत्यु दर है, जैसे चाइल्ड वास्टिंग है और चाइल्ड स्टंटिंग, ये समस्याएं दूर हो सके, ठीक है। इसमें माननीय जो हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी ने इसमें कटाक्ष भी किया है और उन्हें बोला भी है कि केवल और केवल 3000 का सैंपल लेके आप ये नहीं बता सकते कि भारत इतना पीछे है, ठीक है। जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है वहां केवल 3000 सैंपल लेके ये नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हुई। एक और चीज याद रखना, यदि बोले पहले नंबर पे कौन रहा, पहले नंबर पे मतलब वहां भूखमरी ही नहीं है, पहले नंबर पे रहा बेलारूस, ठीक है। और यदि मैं बात करूं भारत का स्कोर कितना रहा, स्कोर रहा है 28.7%, कितना 28.7, ठीक है। ये स्कोर है भारत का। देखिएगा दोस्तों, ये स्कोर कैसे मेजर होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ आया होगा, मैं मान के चलता हूं, मैंने काफी अच्छे से कोशिश किया है, क्यों भारत पीछे है, क्या कारण है, क्या क्या पैरामीटर है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे देखना, ये समझिए, ये है कहां कौन सा स्कोर है जहां सर्वाधिक कंसर्न वाली बात आती है। हमारे भारत का स्कोर कितना बताया था आप लोग को, 28.7%, 28.7, ठीक है। देखिए भारत कहाँ है, भारत है अभी 20 और 34.9 के बीच में, और ये जो स्थिति कहलाती है गंभीर, मतलब भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थिति है क्या है, गंभीर, समझ पा रहे हो। उसके बाद चिंताजनक, उसके बाद बेहद चिंताजनक, ये है नंबर के हिसाब से रैंकिंग दी जाती, ठीक है। पहला चीज तो ये याद रखिए 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी रही, 111 125 देशों में। दूसरा चीज 4 पैरामीटर है। तीसरा चीज भारत के स्कोर रहा है 28.7 और वो इस स्कोर के साथ रहा है गंभीर स्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को यदि आपको जानना है तो वर्ष 2020 या 2021 का पीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन देखिएगा, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान कौन सा है। तो आप आसानी से नहीं देख सकते इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चले देखते हैं। ईरानी कप का संबंध कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट्स से, ये पूछना चाह रहे हैं। याद रखना यह एक घरेलू श्रृंखला है। ईरानी कप एक घरेलू श्रृंखला है जो प्रतिवर्ष बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के द्वारा यह एक ईरानी कप कराया जाता है। अब आपको इससे समझ आ गया होगा बीसीसीआई किससे रिलेटेड है। बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट कराने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। याद रखना यह है क्रिकेट से रिलेटेड। चूंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को बनने का कारण क्या है करंट में, याद रखना हाल ही में शेष भारत वर्सेस सौराष्ट्र के मध्य, शेष भारत और सौराष्ट्र के मध्य यह ईरानी कप खेला गया, जिसमें शेष भारत ने विजयी प्राप्त की, मतलब ये विजेता रहे और ये रहे रनर अप। ठीक है, अब बोलोगे सर दो ही टीम कैसे? हाँ, इसमें ईरानी कप में केवल दो ही टीम भाग लेती हैं। वह टीम जो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या जीता हो, रणजी ट्रॉफी जीता हो, और उसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं वो मिलके एक टीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं शेष भारत। और नेक्स्ट जो रहेगा अपोनेंट कौन रहेगा, रणजी का विनर है। चूंकि लास्ट टाइम रणजी किसने जीता है, सौराष्ट्र ने, इसलिए शेष भारत और सौराष्ट्र के मध्य यह ईरानी कप हुआ है, जिसमें शेष भारत ने विजेता बना है, बोल सकते हो, जिसने शेष भारत ने ईरानी कप जीता है। ये घरेलू श्रृंखला है बीसीसीआई का। देखना बहुत सारे घरेलू टूर्नामेंट कराती है, जैसे रणजी ट्रॉफी के बारे में याद रखना। इसके अलावा दलीप ट्रॉफी भी बोलते हैं, दलीप ट्रॉफी। इसके अलावा और याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी, और आप सबका बेहद पसंदीदा आईपीएल। ठीक है, याद रखना ईरानी कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, देखिएगा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, यह पूछना चाह रहा है। जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप मैं वही बात कर रहा हूं ओडीआई वर्ल्ड कप का, क्योंकि इस ओडीआई वर्ल्ड कप में हाल ही में एक रिकॉर्ड बना है, और यह रिकॉर्ड बना है कैसे कि सर्वाधिक शतक के मामले में पहले सचिन तेंदुलकर और किसका जी, रोहित शर्मा का, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का दोनों का क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में शतकों की संख्या बराबर थी। कितनी थी, 6 और 6। लेकिन अभी रोहित शर्मा ने, जानते हो, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में शतक मारा, और इस शतक के साथ रोहित शर्मा के कुल शतकों की संख्या किसमें, वर्ल्ड कप ओडीआई में कितनी हो गई, 7। इसी के साथ रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। याद रहेगा ये चीज, क्लियर है। चलिए, ये याद रखना क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में भी हो रहा है, और कुछ दिन बाद आप एंजॉय भी करोगे भारत और पाकिस्तान का मैच। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, R21 वैक्सीन किस रोग से संबंधित है, याद रखना। थोड़ा सा मैं इसको इजी करूं तो यह एक मलेरिया की वैक्सीन है। क्यों न्यूज में है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। R21 बोलिए, या इसी का अन्य नाम है
मैट्रिक्स एम। ओके, R21 बोलिए आप, मैट्रिक्स एम किसकी वैक्सीन है? मलेरिया की। खास क्यों, किसने यह वैक्सीन बनाया? तो याद रखिएगा, यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मलेरिया की एक वैक्सीन बनाई गई है। और न्यूज़ में रहने का कारण क्यों है? क्योंकि इसे मतलब R21 बोलो या मैट्रिक्स एम, जिसे WHO ने क्या दे दी है? अनुमति। मतलब अब आप मलेरिया के लिए R21 नाम की वैक्सीन ले सकते हो। याद रहेगा जी, ये वही WHO है जिसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और यही जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रहेगा। कोविड टाइम में तो आए दिन सर्कुलर जारी करता था कि क्या करना है, कितना दूर रहना है। आप WHO से भली भांति परिचित हो। ठीक है, रही बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो याद रखना दोस्तों, यह भारतीय कंपनी है पुणे की, जिसे एक और कारण से जानते हो, जिसने कोविड की एक वैक्सीन बनाई थी, नाम है कोविशील्ड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हमने जाना R21 वैक्सीन के बारे में। मलेरिया का ये वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसे हाल ही में WHO का अप्रूवल मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? याद रखना, यदि मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आऊं तो इसके क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। और हैदराबाद में आपको मिलेगा, जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ये सड़कों पे आपको मिलेगा सोलर रूफ से निर्मित एक साइकिलिंग ट्रैक। विशेष क्या है? यह 23 किलोमीटर लंबी ट्रैक है। ठीक है, पहला। दूसरा, दिन और रात दोनों में आप 24 घंटे साइकिलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जी, ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, इनकी संख्या टोटल है 16,000। कितनी? 16,000। और इस सोलर पैनल के द्वारा हैदराबाद में 16 मेगावाट, मतलब इसी सोलर पैनल की सहायता से 16 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है। यदि आप साइकिलिंग के शौकीन हो तो हैदराबाद जाइए, साइकिल चला के आइए साइकिलिंग ट्रैक में। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है, पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। याद होगा, हैदराबाद। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बताने जा रहा हूं, चूंकि ये न्यूज में रहा था। जैसे पहला, भारत का पहला सोलर सिटी, और यदि बोले पहला सोलर विलेज, सोलर गांव, दोनों अलग अलग हैं जी। पहला सोलर सिटी में आ जाएगा सांची को आप सभी जानते हो, सांची मिलेगा आपको MP में। और वहीं सोलर गांव पहला मिलेगा आपको मोढेरा, जहां सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, और ये मोढेरा है गुजरात में। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये कहना चाह रहा है, जो 2023 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें 5 राज्यों में घोषणा किया गया है। देखिएगा, 5 राज्य कौन कौन से?
जैसे पहला है एमपी, कौन सा? एमपी, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर मिजोरम। हम यदि ऑप्शन की बात करें तो एमपी में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। चूंकि महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं टोटल असेंबली सीट की तो याद रखना टोटल असेंबली सीट कितने कितने विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने वाला है। एमपी में है 230, कितने? 230, राजस्थान में है 200, तेलंगाना में है 119, छत्तीसगढ़ में वही 90 और मिजोरम में है 40। ठीक है, याद रहेगा। याद रखना बार बार एक चीज आती है आचार संहिता करके। जब भी आचार संहिता कब लगेगी? जब केंद्रीय चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जैसे यदि मैं बोलूं आज है अपना 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को यदि मैं बोलूं चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और चुनाव आयोग ने इन राज्यों के लिए चुनाव का तिथि घोषित कर दिया कि इस दिन चुनाव होने वाला है, उसी दिन से ही आचार संहिता रोल में आ जाता है। आचार संहिता कुछ नहीं है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका लेखा जोखा रहता है। ठीक है, नियमावली बोल सकते हो। यदि आप इस आचार संहिता का उल्लंघन करते हो तो आपको कई बार जुर्माना लगाया जाता है या कई बार आपको चुनाव लड़ने से भी रोका जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं ये चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा। चुनाव आयोग यदि बात करूं संवैधानिक दृष्टि से, संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो यह भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। कितने भाग में? भाग 15 में। यह भाग 15 है तो 324 से 329 के मध्य चुनाव आयोग का उल्लेख है। कौन से? 324 से 329 के बीच किसका? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, याद रखना। भाग 15 324 से 329 एग्जाम में आपको बार बार दिखेगा, बार बार। इसी के बीच एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 326। इसमें बात की गई है कि जो भी नागरिक जो भारतीय हैं यदि वह 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो वो मताधिकार के पात्र होंगे। इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा। ठीक है, यदि बोले वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आंसर होना चाहिए 326। याद रहेगा। अगेन, चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय संस्था है। कितनी सदस्य? 3 सदस्य। इस 3 सदस्य में याद रखिएगा पहले आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आते हैं अन्य, मतलब इनके सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और अन्य की यदि बात करूं 2 लोग हैं, एक है अरुण गोयल और दूसरा नाम आपको मिलेगा अनूप रंजन पांडे। ये क्लियर है चीजें?
हमने पहले देखा कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने वाला है, कितनी असेंबली सीट है। दूसरा हमने देखा चुनाव आयोग के बारे में, संवैधानिक उल्लेख कहाँ है, भाग 15 में कौन कौन से अनुच्छेद के मध्य है। और ये 326 एक पूछा जाता है 324 याद रखिएगा, चुनाव आयोग 324, ठीक है। और ये चुनाव आयुक्त और ये मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। देखिए छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है। और इस छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने वाला है। एक है 7 नवंबर और दूसरा है 17 नवंबर, ठीक है। ये जो 7 नवंबर को होने वाला है यह 20 सीट के लिए होगा। कितनी सीट के लिए? 20 सीट के लिए। और कितनी सीट है छत्तीसगढ़ में? 90। तो जो 17 नवंबर को होगा कितने सीट के लिए हो जाएगा? 70 सीट के लिए, ठीक है। याद रखना, इस 20 सीट को मैं आप लोग को बता रहा हूं, एक बार अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 20 सीट पूरा आपको एक साथ याद हो जाएगा। देखिएगा बहुत इजी है। देखिए एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिएगा। चूंकि अपने को दक्षिण छत्तीसगढ़ का काम है इसलिए मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ को ज्यादा महत्व दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये कुछ छत्तीसगढ़ बनाए हैं और छत्तीसगढ़ को सबसे पहले आप बांट दिए, संभाग में बांट दो। ऊपर मिल जाएगा आपको सरगुजा, थोड़ा नीचे आओगे तो बिलासपुर, और बीच में आओगे तो दुर्ग और रायपुर, और नीचे आओगे तो बस्तर। स्पष्ट है? पहला सरगुजा, नीचे बिलासपुर, इधर है रायपुर, इधर है दुर्ग और इधर है बस्तर। 5 संभाग। अब 5 संभाग को जिलों में तोड़ दो, इजी है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा सा अब संभाग में हमने तोड़ लिया, पहला सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और ये बस्तर। अब बस्तर और थोड़ा सा दुर्ग संभाग में देखना कौन कौन से जिले हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा ये बस्तर को थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, और ये दुर्ग को भी। देखिए ध्यानपूर्वक देखना, मजा आने वाला है आप लोग को, ठीक है। पहले तो आप बस्तर संभाग को जिलों में तोड़ दो। पहला ये मिल जाएगा कांकेर, कांकेर के बाद बीजापुर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, और ये जो मैं थोड़ा सा ये ऐसा बॉक्स जैसे निकाल रहा हूं ये आपको मिलेगा दंतेवाड़ा। 7 जिला एक बार देख लीजिए। ये कोंडागांव, कौन सा? कोंडागांव। ये है बस्तर, ये है सुकमा, ये है दंतेवाड़ा। कितने हो गए? यहां पे लिख लीजिए कांकेर। कौन सा? कांकेर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये है नारायणपुर और ये है बीजापुर, ठीक है। ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा, ये जिले मिलेगा आपको कवर्धा। कौन सा? कवर्धा। नीचे आओगे तो मिलेगा आपको नया जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। फिर नीचे आओगे तो आपको मिलेगा राजनांदगांव, फिर नीचे आओगे तो मोहला मानपुर चौकी। ये है कवर्धा। नीचे आओगे तो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ये है आपको राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान और ये गंडई। नीचे आओगे तो राजनांदगांव और नीचे आओगे तो मोहला मानपुर चौकी। ये इतने जिले हैं जहां क्या हो रहे हैं, पहला फेज का चुनाव, ठीक है। ये एक लमसम आइडिया रखना, ये इस क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, पहले फेज का चुनाव। कितने सीट हैं? 20 सीट है कि नहीं? ये 20 सीट। 20 सीट को आप पहले बांट दो। कौन सा संभाग है ये? बस्तर संभाग में। सिंगल सीट राज्यों के नाम से देखिएगा। ये है सुकमा से एक सीट कोंटा। क्या है? कोंटा 1। ये है बीजापुर से एक सीट, सिंगल सीट बीजापुर। कितने हो गए? 2। तीसरा नारायणपुर से सिंगल सीट, नारायणपुर। चौथा अगेन दंतेवाड़ा से सिंगल सीट, दंतेवाड़ा। क्लियर है चीज? ठीक। अब बस्तर से 3 सीट आ जाएगा। 3 सीट कौन कौन सा याद रखना? स्वयं में बस्तर 1, स्वयं में बस्तर 1। दूसरे बाद जगदलपुर 2,
जगदलपुर 2 और तीसरा याद रखना चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। ओके दोस्त, ठीक है। कोंडागांव से 2 पकड़ना, एक है केशकाल स्वयं में और दूसरा है कोंडागांव। ठीक है। 3 सीट कांकेर से याद रखिएगा। 3 सीट कौन कौन सा? एक है अंतागढ़, दूसरा है भानु और तीसरा है भानु प्रतापपुर और तीसरा आपको मिलेगा कांकेर। बेटा एक चीज याद रखना, ये जो 12 सीट हैं, 12 के 12 में केवल एक सीट अनरिजर्व्ड है। मतलब जगदलपुर बस सामान्य सीट में आता है, बाकी 12 में से 11 क्या आ जाएगा? एसटी रिजर्व। ठीक है, ये 12 सीट हो गए। अपने को कितना करना है? 20 करना है। मानपुर मोहल्ला से एक मानपुर, ठीक है, 12 और 1 13। कंवर्धा से 2, एक कंवर्धा और दूसरा पंडरिया। ठीक है, 12 13 और 2 15 हो गए। 5 चाहिए। खैरागढ़ छुईगदान से एक, कौन सा? खैरागढ़। 16 हो गए जी। ठीक। अब राजनांदगांव से 4 सीट है। राजनांदगांव का याद रखना, थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा, राजनांदगांव से इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, नहीं दूसरे जगह ले लेते हैं। ठीक है, देखिए राजनांदगांव का याद रखना, राजनांदगांव से 4, 1 2 3 और ये 4। स्वयं में राजनांदगांव 1। ठीक है, दूसरा खुज्जी 2, डोंगरगढ़ 3 और डोंगरगांव 4। 16 हो गया था। 16 और 4 20। याद रखना एक चीज, जैसे मैं बता रहा था रिजर्व अनरिजर्व का, 20 सीटों में जगदलपुर यूआर, ठीक है, डोंगरगांव यूआर, डोंगरगढ़ एससी। ठीक है, एससी के लिए थोड़ा सा नया ले लो, दूसरा कलर में ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें ले लेते हैं एससी। ठीक है, बाकी देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखना। खुज्जी राजनांदगांव यहां पे अलग हो जाएगा, यूआर राजनांदगांव यूआर। ठीक है, खैरागढ़ यूआर, कंवर्धा यूआर, पंडरिया यूआर मतलब अनरिजर्व्ड, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी के बाकी, भानु प्रतापपुर हो, अंतागढ़ हो, मोहला मानपुर चौकी हो और बस्तर संभाग के जगदलपुर को छोड़कर सारे के सारे क्या हैं? एसटी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। सारी चीज क्लियर है? देखिए, आप पेपर पढ़ते हो तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखना। सब चीजें एक साथ याद नहीं होती है। अब जैसे जैसे पेपर पढ़ते जाते हो, कैंडिडेट का नाम आ रहा है, नामांकन भर रहे हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है, जहां महिला चुनाव लड़ रही हैं उससे रिलेटेड बहुत बार पूछता है। मैं अगले सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, देखना 2 से 3 बार जब भी चुनाव हुए हैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन की कितने महिला विधायक चुन के आए, कौन सी महिला विधायक कौन से सीट से चुन के आए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगेन आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।